एक प्रतिशत का फार्मूला। लेखक टॉम कानेलन। लेखक बताता है कि कैसे हम 1% की सुधार से हम जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसमें केन नाम का व्यक्ति अपने बेटे का मैच देखने जाता है और टीम की परफॉर्मेंस देखकर चौंक जाता है कि आखिर टीम पहले से ज़्यादा अच्छे से खेल रही थी, जिससे उसके बेटे की टीम जीत जाती है। केन कोच में भी कुछ सुधार देख पा रहा था। केन कोच से पूछता है कि आखिर ये पहले से इतना सुधार कैसे हुआ, और मैं आप में भी सुधार देख पा रहा हूँ। कोच जिम कहता है कि मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक बार ओलंपिक के गेम में जेम्स फिलिप्स तैराकी में अपने विरोधियों से केवल 1 सेकेंड की वजह से जीत जाते हैं और दूसरे नंबर के प्रतियोगी 1 सेकेंड से केवल हार जाता है। इसके परिणाम में करोड़ों गुना का अंतर दिखता है, जिसमें फिलिप्स को स्वर्ण पदक मिलता है। इसमें आप स्पष्ट रूप से अंतर देख सकते हैं, केवल 1% से कितना अंतर आता है। इसी रूल को अपने जीवन में अपनाकर मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। हमें लगता है कि आप इस सिद्धांत में ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ग्रुप से मिले जो जीवन में ऊंचाइयाँ छूने के सिद्धांत के प्रति समर्पित है। पहले दिन की शुरुआत में आप मेरे मित्र कार्नस, जो कि सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, अपने फील्ड के मास्टर हैं, केन कार्नस से अपॉइंटमेंट लेने के बाद एक शाम गोल ग्राउंड में मिलते हैं। कार्नस उत्साही और ऊर्जावान व्यक्ति था, जो कि केन का बड़े उत्साह से स्वागत करता है। कार्नस उसे गोल्फ खेलने के लिए कहता है। कार्नस इससे पहले गोल्फ कभी नहीं खेला था। तब यह देख कार्नस समझ गया और बोला, कोई बात नहीं, आज इस गेम में 1% का सुधार करेंगे। दोनों मैच खेलने के बाद एक स्थान पर बैठते हैं। कार्नस कहता है कि आपने अब तक क्या सीखा है। इस पर केन अपनी डायरी बाहर निकालता है और जोर से पढ़ता है। नियम पहला, साधारण से असाधारण के बीच का फर्क 1% होता है। नियम दूसरा, आप हर व्यक्ति से 100% बेहतर नहीं बन सकते, लेकिन आप सैकड़ों चीज़ों में 1% बेहतर बन सकते हैं। नियम तीसरा, आप सारे समय नहीं जीत सकते, लेकिन अगर आप आज किसी चीज़ को कल से बेहतर करते हैं तो आपके पास एक विजेता का दिल हमेशा हो सकता है। नियम चौथा, हर व्यक्ति महान नहीं बन सकता, लेकिन वह अभी जहाँ है उससे बेहतर अवश्य बन सकता है। नियम पाँचवा, सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली नहीं, बल्कि ज़्यादा तेज, ज़्यादा ऊंचा, ज़्यादा शक्तिशाली होने का लक्ष्य बनाएं। तब कार्नस मुस्कुराकर कहता है कि आपने तो बड़े आदर्श तरीके से लिखा है, तब आपको मेरी क्या ज़रूरत है? क्या आप मानते हैं कि जो आपने अभी बताया वह उत्कृष्ट तरीका है? तब आपने अपने जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ जाते? तब केन कहता है कि मुझे अनुशासित रूप से काम करने का प्रेरणा नहीं मिल पाती, इसलिए शायद मैं अभी यहाँ पर हूँ। कार्नस कहता है, प्रेरणा मिलने पर लोग कार्य करते हैं, ये तो सच है, पर इसका उल्टा भी सही है कि आप एक काम से को बार बार करते हैं और उसके सुधार से आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो आप प्रेरित होंगे कि नहीं? अतः आप किसी कार्य को बार बार करके भी प्रेरित हो सकते हैं। आप प्रेरित होने का राज जान गए। अब आप हमारे ग्रुप के तीसरे मेंबर, जो कि भौतिकी के प्रोफेसर हैं, उनसे मिलने का समय आ गया है। केन उस पर प्रोफेसर से मिलने से पहले श्रद्धायुक्त भय महसूस कर रहा था, क्योंकि वह बहुत सारे अवार्ड भौतिकी के क्षेत्र में जीत चुकी थी। तब केन किसी तरह हिम्मत जुटाता है और उनसे मिलने के लिए चल देता है। जब केन उनके घर पहुंचता है तो प्रोफेसर ने उनका स्वागत मुस्कुराहट के साथ किया। एक अच्छे टीचर की तरह प्रोफेसर भी जानना चाहती थी कि केन ने अपने पिछले सत्र में क्या सीखा। इस पर केन ने डायरी निकाली और प्रेरणा और कार्य के संबंध के बारे में मुख्य बिंदु पढ़ने लगा। नियम पहला, प्रेरणा बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कार्य को बढ़ाना है। नियम दूसरा, मैं किसी कार्य को जितना ज़्यादा करूँगा, उसे करने के लिए उतना ही ज़्यादा प्रेरित होऊंगा। नियम तीसरा, शुरू करने का तरीका कार्य करना है, भले ही यह कोई छोटा कार्य ही क्यों न हो। नियम चौथा, मेरे लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। नियम पाँचवा, मुझे ऐसे कार्य चुनना चाहिए जो मेरे लक्ष्य हासिल करने में मेरी मदद करे और फिर मुझे उनमें निपुण बनना चाहिए। प्रोफेसर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और केन को अपने पीछे आने के लिए कहा। वे केन को अपने प्ले रूम में ले गई, जहां हॉकी और अन्य खेल वाले उपकरण थे। प्रोफेसर एक हॉकी बॉल की ओर इशारा करते हुए कहती हैं कि
कल्पना करें कि आप हॉकी बॉल हैं। अभी आप प्रेरणाहीन महसूस कर रहे हैं और आप गतिशील हैं, तो क्या होगा? केन कहता है, तब तो मैं अनिश्चित काल तक गतिहीन ही रहूँगा। प्रोफेसर बोलती है कि आप तो ठीक कहते हैं। आपने अभी अभी एक भौतिकी का नियम सीख लिया है, जो कि न्यूटन का पहला नियम है। जब तक कि किसी बाहरी शक्ति द्वारा कार्य न किया जाए, स्थिर अवस्था में रखी गई वस्तु स्थिर ही बनी रहती है और गतिमान वस्तु गतिमान ही बनी रहती है। जिस तरह आप प्रेरणाहीन रहते हैं तो आप एक भी काम नहीं कर पाते, परंतु जब आप अर्थव्यवस्था, बीमारी या अन्य परिस्थितियों से प्रेरित होते हैं तो कार्य करते हैं। तब केन कहता है कि मुझे ये तो समझ आ गया कि हॉकी बॉल पर बल लगाने से वह गति करता है, परंतु वह रुकता क्यों है? अब इस पर प्रोफेसर कहती हैं कि एक अदृश्य शक्ति जो इस पर हमेशा काम कर रही है। फर्क बस इतना है कि जब ये घूमता है तो ये शक्ति कम हो जाती है और इस शक्ति के हावी होने पर गेंद रुक जाती है। निष्क्रियता उत्कृष्टता की चाह रखने वाले हर व्यक्ति की शत्रु है। केन कहता है, मैं अब सही रूप में समझ गया कि हर रोज 1% ही सही अपने जीवन में ऊंचे कार्यों को करके सफल बन सकते हैं। कुछ विराम के बाद बात जारी रखने के लिए केन कहता है कि मैं अभी नौसिखुआ की तरह हूँ। अभी मुझे बहुत से सुधार करने हैं, लेकिन क्या ये सुधार निश्चित रूप से काम करेगा? प्रोफेसर कहती हैं, बिल्कुल 100%। मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाती हूँ। मेरा मित्र के पास एक बिक्री की दुकान थी जिसमें कोई खिड़की नहीं थी और प्रवेश द्वार भी गहरा था। साइन बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं थी। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने दरवाजे के सामने एक छोटी टेबल लगा दिया और उसने कुछ ताज़ा बेक रख दिया। टेबल फैन ऑन कर दिया, जिसे देख लोग बार बार उसके पास रुकने लगे और जिससे उसकी बिक्री कई गुना बढ़ गई। एक छोटा सुधार उसकी बिक्री को बहुत गुना बढ़ा दिया। एक छोटे विराम के बाद प्रोफेसर केन को एक अंगुली से कॉपी उठाने को कहती हैं। केन को एक अंगुली से कॉपी उठाने में कठिनाई होती है। वह कुछ ऊपर तक ही कॉपी को उठा पाता है, पर जब प्रोफेसर एक लीवर पर कॉपी को रख कर उठाने को कहती है तो केन बड़ी ही आसानी से कॉपी को ऊपर तक उठा लेता है। इस पर प्रोफेसर कहती हैं, यह भौतिकी का लीवरलेज का नियम है जो कहता है कि तुम मुझे कुछ धुरी दो तो जिससे मैं दुनिया हिला दूंगा। इसी क्रम में प्रोफेसर कहती हैं कि आप तो 80-20 का प्रिंसिपल तो जानते ही होंगे, पर मैं इसे 20-80 का प्रिंसिपल कहती हूँ, क्योंकि इससे हमारा ध्यान उन बातों पर जाता है जिससे 80% का रिजल्ट मिलता है। अब आप हमारे ग्रुप के तीसरे मेंबर से मिलने के लिए तैयार हैं, केन। इस पर केन अगले व्यक्ति से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेता है, जो कि एक बहुत बड़ा व्यापारी जो अखबारों की सुर्खियों में अक्सर आया करता है। वह एक नाव पर मिलने वाले थे। केन दिए गए टाइम के अनुसार उस बंदरगाह के किनारे गया जहां से नाव पकड़ने के लिए तय हुआ था। दोनों जब नाव पकड़ बीच में नदी में पहुंचे तब बॉब बोलता है, क्या आप नाव को हवा के विपरीत दिशा में चलाने जानते हैं? केन इस बात से सोच में पड़ जाता है, क्योंकि केन को नाव चलाने कई वर्षों हो गया था। कुछ सोचने के बाद केन ने हामी भर दिया। बॉब एक टापू की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हमें उधर चलना है। तब केन नाव की पाल को खोल देता है और नाव चलाने लगता है। इस पर वह सही से नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। तब बॉब ने उससे पतवार को अपने नियंत्रण में लेकर बताने लगा कि हवा के विपरीत जाने के लिए हमें नाव को 45 डिग्री लक्ष्य की ओर आड़ी तिरछी करके ले जाना होगा। बॉब कहता है, अच्छा केन, अगर हम 1% लक्ष्य से भटक जाते हैं तो क्या होगा? केन कहता है, शायद हम उसके बगल से गुजर जाएं। तब बॉब कहता है, अगर हमारा लक्ष्य दूर तक जाने का हो तब केन कहता है, तब तो हम कहीं और ही पहुंच जाएंगे। तब बॉब कहता है, देखे केन, 1% की सटीकता और गलती से कितना फर्क पड़ता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा लक्ष्य कितना बड़ा है। केन कहता है कि मुझे लगता है कि आप नैसर्गिक प्रतिभा के धनी लगते हैं। आप नाव चलाने में काफ़ी माहिर लगते हैं। बॉब कहता है कि मेरे यहाँ तो नाव तो छोड़ो, नाव चलाने के लिए नदी भी नहीं है। हम अपने मित्र के यहाँ, जिसका घर नदी के किनारे था, वहाँ अभ्यास करके हमने सीखा है। बॉब कहता है, अच्छा केन, आपको पता है कि किसी भी काम में माहिर बनने के लिए 10,000 घंटों की ज़रूरत होती है। यह वैज्ञानिक रिसर्च बताती है। तब केन कहता है कि
आपके हिसाब से तो मैं अपने कंपनी में CEO बन गया होता, क्योंकि मैं 5 साल से हर रोज़ 42 घंटे तक काम करते आया हूँ। इस तरह से मैं अपने काम को 10,920 घंटे कर चुका हूँ। बाप कहता है, अच्छा, आप सही सही बताओ, हफ्ते के 42 घंटे में से कितने घंटे प्रोडक्टिविटी से उस काम को करते थे और कितना समय उसमें से आप इधर उधर लगाते थे? केन कहता है कि अगर हम ऐसे देखें तब तो मैं 30 घंटे तक ही काम करता हूँ। इस तरह 7800 घंटे ही काम किया हूँ। आप ठीक कहते हैं केन, क्योंकि आपने उतना समय नहीं दिया, इस वजह से आप यहाँ पर हैं। अगर आप सीधे ऊंचे लक्ष्यों की तरफ भागोगे तो टूट जाएंगे। आपको केवल 1% सुधार जहाँ है वहीं से शुरू करना चाहिए। स्वयं से तुलना करें और खुद को पहले से 1% सुधारते जाएं। इस तरह आप अपने ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। केन, अब समय आ गया है कि आप ग्रुप के अगले मेंबर से मिले, जो एक पेशे से मनोवैज्ञानिक हैं और वह क्लिनिक चलाती हैं, जिनका नाम क्रिस है। केन उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेता है और उनके क्लिनिक पहुंचता है। क्रिस को जिम से पता चला था कि जिम कुछ अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसने तो 1% की सुधार की सोची थी, पर यहाँ 10,000 घंटों की बात थी। केन क्रिस से मिलने में भी हिचकिचा रहा था। वह सोच रहा था कि कुछ ऐसा काम आ जाए जिससे वह वापस लौट आए, पर उसे उन शुरुआती दिनों की याद आई जो कोच जिम से मुलाकात के समय की बात थी। अंततः वह मिलने का फैसला किया। केन को लगता था कि क्रिस इससे नाराज होगी, पर क्रिस से मिलने के बाद वह आश्चर्यचकित हुआ कि क्रिस बैठने के लिए कुर्सी और पीने के लिए चाय दी। क्रिस केन के शब्दों में जानना चाहती थी कि वह क्या महसूस कर रहा है। केन कहता है कि मुझे 1% सुधार करने की ज़रूरत क्यों है, जबकि मैं उन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तब क्रिस कहती है कि केन, आप कम समय में उन ऊंचे लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर सकते, पर आप लंबे समय में सोचें। आप 1% की सुधार पहले दिन करते हैं तो अगले दिन यह उन सुधार हुए चीज़ों के ऊपर सुधार होगा, जैसा कि यह चक्रवृद्धि ब्याज में होता है। अगर आप सीधे ऊंचे लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लेंगे तो आप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि एक स्टडी बताती है जिन्होंने भी ऊंचे लक्ष्यों को पाने की संकल्प ली, उनमें से 88% लोग पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक भी नहीं टिक पाए, यानी 4 में से 1 लोग। अतः आपके जो भी लक्ष्य हो उसे पूरा करने के लिए उसे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए और उसे करते जाइए, जिससे आप आसानी से लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। तब केन कहता है कि अगर शुरुआती दिनों में अगर इसमें फेल हो जाएं तो क्या हम अपने ऊंचे लक्ष्यों को पाने में सफल होंगे? क्रिस कहती है, एक स्टडी बताता है कि जो लोग शुरुआती दिनों में सफल हुए वे इन सुधारों को ज़्यादा दिनों तक नहीं कर पाए, पर जो शुरुआती दिनों में फेल हुए उन्होंने अपने लक्ष्य प्राप्त किए। क्रिस कहती है कि अच्छा केन, आप बताएं कि आपका कोई ऐसा सपना जो अभी पूरा नहीं हुआ हो। मैं मिलेनियर नहीं बन पाया हूँ, केन कहता है। तब क्रिस केन के शब्दों में सुधार करते हुए कहती है कि मैं अभी तक मिलेनियर नहीं बन पाया हूँ, जिसे केन तुरंत समझ गया और ऊर्जावान महसूस करने लगा कि शब्द कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तब क्रिस कहती है, देखे केन, इन शब्दों का हम पर कैसा असर पड़ता है। क्रिस कहती है कि केन, क्या आपको कभी आपके बॉस ने डांटा है? केन ने हामी भर दी। क्रिस कहती है, तब आपको कैसा महसूस हुआ था? केन कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आया था और मुझे तुरंत ऐसा लगता है कि मैं जॉब छोड़ दूं। इसे हम एक्टिवेटिंग या उद्दीपन कहते हैं। क्रिस कहती है, मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। जब हम एक प्रोफेसर के साथ मिलकर खोज में लगे थे तो कोई परिणाम न मिलने पर वह एक दिन गुस्सा से हम लोगों को डांटने फटकारने लगे, जिससे मेरी एक मित्र रोने लगी और उसने वह सब्जेक्ट ही छोड़ दी जो कि उसका सपना था कि वह एक मनोवैज्ञानिक बने। उसने दूसरा सब्जेक्ट ही चुन लिया और दूसरे दोस्त को लगा कि प्रोफेसर अभी गुस्से में हैं, इसलिए शायद ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए वह प्रोफेसर की बातों पर ध्यान न देकर अपना काम करता रहा। केन कहता है कि आप उस समय कैसा महसूस कर रही थी? क्रिस कहती है कि मैं उस समय तो कुछ समझ नहीं पाई और मैं बाहर आ गई
सोचने लगी कि शायद प्रोफेसर सही कह रहे हों। तब मैंने अपने कामों में कुछ सुधार किया, जिससे बहुत अच्छे परिणाम मिले। केन कहता है कि आप तीनों एक ही स्थिति में कितना अलग महसूस कर रही थी। हाँ बिल्कुल केन, क्रिस कहती हैं। केन, ये उद्दीपक हमारे जीवन में आते रहते हैं, पर इनमें हम कैसा बर्ताव करेंगे यह इस पर निर्भर करता है कि हमारा विश्वास किन बातों पे है और हम किस परिस्थितियों से संबंध रखते हैं। जैसा कि तुम मेरे उदाहरण से समझ गए होगे, ये उद्दीपक हमें हमारी निष्क्रियता को बाहर निकालती है, जैसा कि तुम्हें प्रोफेसर ने बताया होगा, और कार्य करने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर हम इसे संक्षिप्त में कहें तो उद्दीपक विश्वास से संबंध रखते हैं और विश्वास परिणाम की ओर ले जाते हैं। इस कहती है कि केन, क्या तुम्हें पता है, एक स्टडी में यह देखा गया है कि जिन्होंने एक हफ्ते तक गोल्फ खेलने में 1 घंटे का रोज समय लगाया, उनमें 24% का सुधार हुआ। यह तो कुछ भी नहीं है। जबकि जिन्होंने एक हफ्ते उस विचार को अपने मस्तिष्क में देखा, उनमें भी 24% का सुधार हुआ। इस पर केन कहता है कि सकारात्मक विचार होना चाहिए। तब क्रिस कहती है कि सिर्फ सकारात्मक विचार होने से कुछ नहीं होता। उन्होंने तो उसे अपने विचार में उस खेल को महसूस किया, गोल्फ खेलते हुए, जिससे उनकी मांसपेशियां वैसे ही प्रतिक्रिया कर रही थी जैसे कि हर रोज गोल्फ खेलने वालों की। फिर क्रिस आगे कहती है कि जिन्होंने भी 1% का सुधार 21 दिन तक किया, वह उसकी हैबिट बन गई। अगर मैं इसे 30 दिन तक लेती हूँ तो आप इसे थोड़ा ज़्यादा दिन तक करते हैं, वह इससे आप ज़्यादा मजबूत बना लेते हैं और यह प्रक्रिया अचेतन रूप से होने लगती है। इस तरह आप हर साल 12 चीज़ों में सुधार कर सकते हैं और अपने जीवन में जब तक सुधार करना चाहते हैं तब तक कर सकते हैं। अब ग्रुप के आखिरी मेंबर से मिलने से पहले एक नज़र सूची की ओर देखता है और पढ़ता है। नियम पहला, 30 दिनों तक हर दिन अपनी आदत का अभ्यास करेंगे तो यह स्वचालित बन जाएगी। नियम दूसरा, यही दूसरी आदतों के साथ भी करें, एक बार में एक। नियम तीसरा, जागरूक रहे कि विश्वास ही यह तय करते हैं कि आप घटनाओं की प्रतिक्रिया में कैसा महसूस और कार्य करते हैं। नियम चौथा, अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने नकारात्मक विश्वासों को नए सिरे से ढालें। नियम पाँचवा, फिसलने को गिरने में न बदलने दें। इस सूची को पढ़ने के बाद केन के चेहरे पर मुस्कुराहट भर आती है और वह ग्रुप के अगले मेंबर से मिलने के लिए उत्साहित हो उठता है। उन्होंने एक पहाड़ी पर मिलने का प्लान बनाया था। ग्रुप के आखिरी मेंबर जेफ, जो कि पूर्व ओलंपिक ट्रायएथलीट थे और ओलंपिक के लिए प्रशिक्षण ले रहे थे। केन और जेफ तय समय के अनुसार मिलते हैं और अपना परिचय देते हैं। जेफ पहाड़ी पर टहलने के लिए कहता है और इस पर केन भी सहमति भरता है। जेफ कहता है कि आप व्यस्त रहने वाले इंसान लगते हैं। इस पर केन कहता है, मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मुझे एक पल खाली रहना भी समय की बर्बादी लगता है। केन ने कहा, पहले मैं भी ऐसा था। केन कहता है, इसका क्या मतलब है? तब जेफ बताता है कि मैं बचपन से ही ओलंपिक खिलाड़ी बनना चाहता था, जो कि उस उम्र के बच्चे सपने में भी नहीं सोच सकते। मैंने स्कूल में कोई पार्टीबाजी नहीं की। मेरे माता पिता भी अपने सप्ताह का त्याग कर प्रशिक्षण देने के लिए काफ़ी दूरी तय कर कोच के पास ले जाते थे। इस तरह मैंने 22 साल की उम्र में ओलंपिक ट्रायएथलीट में चौथे स्थान पर आया। इस तरह मैंने अपने अगले ओलंपिक के लिए रास्ता खोज दिया। मेरे पहले स्थान आने में केवल 1% के 10वें हिस्से का ही केवल फर्क था। मैं इस हिस्से की भरपाई के लिए कड़ी प्रशिक्षण लेने लगा। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं प्रशिक्षण नहीं ले रहा हूँ तो कोई और प्रशिक्षण ले रहा होगा। इस तरह मैंने बहुत कड़ी मेहनत की। मेरे घुटनों में भी दर्द होने लगा, पर मैंने इसे नज़रअंदाज किया जब तक कि आयरलैंड के ओलंपिक नहीं आ गया। मैं इस खेल में सभी राउंड में आगे था, पर लास्ट राउंड में मेरे घुटने में दर्द ऐसा उठा कि मानो किसी ने घुटनों में चाकू घोंप दिया है और मैं उसमें सबसे पीछे हो गया। इसके बाद मेरा इतना ऑपरेशन हुआ कि जिसकी गिनती भी याद नहीं है। मेरी लाइफ नीचे की ओर जाने लगी। मेरे डैड को चिंता होने लगी और उन्होंने अपने एक दोस्त को लाया। उन्होंने मुझे 1% का नियम समझाया और मैंने अपने रिकवरी के लिए कुछ समय आराम के लिए रखने लगा और बिजनेस स्कूल से डिग्री ली। अब मेरे प्रशिक्षण में स्वास्थ्य लाभ के लिए मसाज बेड, बाथ टब, स्नान और पोषण पर ध्यान दिया जाता था। केन कहता है कि यह नियम खेल के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी लागू होता है। जेब कहता है, बिल्कुल, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। 2008 के ओलंपिक में हुसैन बोल्ट ने 100 मीटर की दौड़
9.69 सेकेंड में पूरी कर रिकॉर्ड बना दिया, जबकि वे 3 साल पहले वे 9.75 सेकेंड के अवरोध को नहीं तोड़ पा रहे थे। जब उनके प्रशिक्षकों को एहसास हुआ कि उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा था, तब उनके दिनचर्या में स्वास्थ्य लाभ के लिए भी समय तय किया गया, जिससे बोल्ट चिंतित थे कि कहीं मेरा परफॉर्मेंस और कम न हो जाए, बल्कि हुआ इसका उल्टा, उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। यह सुधार तो 1% से भी कम था, पर उनका रिजल्ट कई गुना था। फिर जेफ आगे कहता है कि अगर आप किसी शारीरिक मेहनत वाली प्रोफेशन से संबंध रखते हैं तो आपको निष्क्रियता की ज़रूरत होगी, और अगर आप मानसिक काम वाले प्रोफेशन से संबंध रखते हैं तो आपको शारीरिक काम जैसे शारीरिक व्यायाम, टहलना और कुछ शारीरिक काम करना होगा। आपको हर 90 मिनट के बाद कुछ समय का आराम लेना चाहिए। केन कहता है, क्या यह सचमुच कारीगर होगा? तब जेफ कहता है, मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। मेरा एक भतीजा था जो 90 मिनट पढ़ने के बाद कुछ समय की झपकी लेता था, जिससे उनके मित्र उस पर हंसते थे, पर उसके ग्रेड देखकर वह भी यही काम करने लगे। यह केवल 1% का सुधार आपके जीवन में कई गुना रिजल्ट दे सकता है। केन अब समझ गया था कि 1% से वह अपने जीवन में ऊंचाइयों को छू सकता है। अब यह अंतिम समय था जेब से विदाई लेने का और 1% को अपने जीवन में लागू करने का। केन भी इस तरह से सुधारों को अपनाकर सर्वश्रेष्ठ बन गया।